आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एसी का नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। लास्ट क्लास में हमने किया था पावर इन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये हमारा लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट था और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट के अंदर पावर कितनी होगी, कैसे कितनी नहीं आएगी, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं, आज की क्लास का हमारा यही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत अपने लेक्चर की। इसी के साथ हमारा लेक्चर, और इसमें हमें फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने हैं जो हमसे बेसिकली बोर्ड लेवल पर भी पूछा गए हैं और मेंस और एडवांस लेवल पर भी हमारे सामने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है पावर इन एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट हमारे पास है। तो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास कोई एसी सोर्स है जिसकी वैल्यू जो वोल्टेज है V0 sin ओमेगा t है। ठीक है, ये कनेक्शन में है एलसीआर सर्किट, एलसीआर तीनों कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। यहां से V इक्वल V0 sin ओमेगा t हमने प्लेस करना है, एसी सोर्स जो अप्लाई है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, सॉरी ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कहानी की, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हम इमेजिन करते हैं लेट आई लैग्स बिहाइंड। ठीक है, या तो लैग्स बिहाइंड करो या फिर लीड करो, ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। आई लैग्स बिहाइंड विद V बाय ए फेज एंगल ऑफ फाइव। ठीक है, आई जो है वो लैग बिहाइंड कर रहा है V से बाय फेज एंगल ऑफ फाइव। देन इस केस में हमारे पास क्या बनता है, तो हम करंट की इक्वेशन बनाते हैं, I इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, सॉरी, हमारा काम है हमें कैलकुलेट करनी है पावर। क्या चाहिए हमें, पावर। पावर कैसे निकालोगे, देखो पावर निकालने के लिए क्या करना है, पावर। पावर क्या होती है, पावर बहुत कुछ होता है सर, नहीं कैलकुलेट करते हैं भाई, पावर पावर पावर, एवरेज पावर निकालनी है। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हम लिखते हैं यहां से वी आई डी टी, इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, 0 से t डिवाइड बाय dt, इंटीग्रेशन का रास्ता यानी एवरेज पावर कैलकुलेट करने का रास्ता हमारे पास यही था, प्लेस कर दिया। आफ्टर दैट देखो v की वैल्यू प्लेस करते हैं, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v अगर हम प्लेस करने जाते हैं तो ये है V0 sin ओमेगा t। ठीक है, i की वैल्यू है हमारे पास I0 sin ओमेगा t माइनस 5, साथ में dt है तो dt प्लेस किया, इंटीग्रेशन 0 से t डिवाइड बाय, यहां से देखो 0 से t इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है t इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट्स हमारे पास वही 0 से t है। ठीक है, देन हम प्लेस करते हैं यहां से एवरेज पावर विल बी इक्वल टू किसके आता है, देखो V0 I0 जो है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, यहां से t बना, प्लेस किया, आफ्टर दैट बनता है sin ओमेगा t, और फिर से हमारे पास अवेलेबल है sin ओमेगा t माइनस 5 और साथ में dt है, इंटीग्रेशन 0 से t। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देन p हमारे पास कितना बनता है, p इज इक्वल V0 I0 by t, और 0 से t एज इट इज, यहां sin ओमेगा t प्लेस करना है एज इट इज, और आफ्टर दैट यहां फॉर्मूला प्लेस करते हैं sin ऑफ a प्लस b। ठीक है, sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, याद है, sin ऑफ a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है हमारा sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने प्लेस करना है, यहां पे प्लेस करते हैं तो कितना बनता है, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर अभी हमारे पास माइनस है, देन हमारा फॉर्मूला बनता है sin ऑफ ओमेगा t cos 5 माइनस sin 5 cos ऑफ ओमेगा t, और ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज, और इसका हमने करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए प्लेस करते हैं आगे की कहानी को। P इक्वल
वी नॉट आई नॉट बाई टी। आफ्टर दैट हम इसे लिख सकते हैं, देखो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका, कितना बना साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन फाइव और साथ में है टोटल के डी टी। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट क्या करना है। इतना करने के बाद देखो यहां से इसे थोड़ा दो पार्ट्स में हम सेपरेट कर लेते हैं। यहां से इमेजिन करते हैं, चलो P इक्वल वी नॉट आई नॉट बाय टी। यहां से हमने साइन फाइव सेपरेट कर दिया, सॉरी साइन फाइव कह रहा हूं, कॉस फाइव हमने सेपरेट किया और इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से t। ठीक है, आगे माइनस का साइन, यहां से हमारे पास साइन फाइव कांस्टेंट है, बाहर निकाला, इसमें इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बनता है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी और साथ में है dt, लिमिट वही 0 से t। ठीक है, इतना कंप्लीट। इतना कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो आगे की कहानी है उसमें हमें बस थोड़ा सा अपनी लास्ट क्लासेस की कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ठीक है, चलिए मैं पहले इसे रफ कर देता हूं, यहां से आगे प्रोसीड करते हैं। फिर क्या बनता है हमारे पास, देखो हमारे पास बन रहा है, हम जानते हैं एज साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटीग्रेशन अगर 0 से t होता है, कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम इसे इंटीग्रेट करने जाते हैं, देन जो रिजल्ट है हमारे पास वो मिलता है दिस इज इक्वल टू टी बाई टू। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो हमारे पास बन रहा है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। कंप्लीट साइकिल के लिए इसे सॉल्व करना है और इसे मैं लिख सकता हूं, देखो ये हमारे पास क्या बनता है, यहां से ये बनता है साइन 2 थीटा साइन 2 ओमेगा टी 0 से t dt और इसे इंटीग्रेट करने जाते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए, तो रिजल्ट 0 आता है। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा 0 आता है। 0 कैसे आ रहा है, ये रिजल्ट 0 कैसे आ रहा है, t बाई 2 कैसे आ रहा है, क्लियर है ना सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर कंफ्यूजन भी होगी तब हम इसके बारे में भी सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, चलो इसके बारे में पहले इसी के बारे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहां से अभी इसे हटा देते हैं, अभी बनाते हैं हम इसको दोबारा, देखते हैं टी बाई 2 आता है या नहीं आता, कुछ और तो नहीं आता। देखो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होता है बेसिकली 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 के बराबर, तो वैल्यू प्लेस करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt इक्वल क्या बना हमारा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 और साथ में हमें मिलता है यहां से dt। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इंटू में dt, लिमिट वही 0 से t। ठीक है, सॉल्व करो आगे इसे, देखो यहां से 1/2 हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा dt, 0 से t के लिए इंटीग्रेट करना है, माइनस cos 2 ओमेगा t और फिर से इसे 0 से t के लिए इंटीग्रेट करना है, cos 2 ओमेगा t और साथ में आता है dt। ठीक है, देखो यहां से हमारे पास ये कितना बना, ये 1/2 एज इट इज, यहां से इंटीग्रेट किया तो t मिला। ठीक है, आफ्टर दैट माइनस का साइन है, cos का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा और लिमिट वही 0 से t। अगर हम t की जगह यहां कैपिटल T प्लेस करते तो बनता है sin 2 ओमेगा t और 2 ओमेगा t होता है हमारा 2 पाई, सॉरी ओमेगा t होता है 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 करते हैं तो 4 पाई बन जाएगा। साइन के अंदर 4 पाई आया, अब साइन के अंदर चाहे 4 पाई हो, 3 पाई हो, 1 पाई हो, रिजल्ट जो है 0 आता है। 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा t जो होगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम t इंटीग्रेट करते हैं देन इट विल बी इक्वल टू t बाय 2। ठीक है, अगर हम ये रिजल्ट जानते हैं तो हम सीधा प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हमें इस तरीके से इसे अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए रफ कर देता हूं एक बार इसे मैं।
उसके बाद हमें यूज करना है अब दूसरा फंक्शन जो था उसका इंटीग्रेशन। दूसरा फंक्शन क्या था हमारे पास, देखो भाई दूसरा फंक्शन हमारे पास था यहां पे 2 sin ओमेगा टी cos ऑफ ओमेगा टी dt, इंटीग्रेशन था 0 से t, ठीक है। ये मैंने बताया था कि 0 होता है, 0 कैसे होता है वो देख लो, एज इट इज 2 sin ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं यहां पर sin 2 ओमेगा टी dt, sin के इंटीग्रेट करोगे आएगा cos 2 ओमेगा टी और डिवाइड बाय 2 ओमेगा, लिमिट हमें प्लेस करनी है 0 से t, देन क्या बनता है cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा माइनस का साइन cos 0 डिवाइड बाय 2 ओमेगा, देखो cos 4 पाई डिवाइड बाय 2 ओमेगा माइनस 1 बाय 2 ओमेगा, cos 4 पाई 1 होता है तो 1 बाय 2 ओमेगा माइनस 1 बाय 2 ओमेगा, 1 बाय 2 ओमेगा माइनस का साइन 1 बाय 2 ओमेगा, रिजल्ट 0 हो गया, ठीक है, हो गया। तो देखो हमारे पास अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट 0 है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो t/2 होता है। आप इसे डायरेक्ट भी प्लेस कर सकते हो अगर आपको पता है, और नहीं पता है देन हमें इसे इस तरीके से इसे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां भी हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है, देखो यहां पर अवेलेबल है तो प्लेस करनी है वैल्यूज, देन हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज एवरेज पावर विल बी इक्वल टू v0 i0 डिवाइड बाय t, साथ में cos phi इंटू में t/2 माइनस का साइन क्या है हमारे पास साइन 5/2 इंटू 0, ठीक है, 0 प्लेस करोगे 0 हो जाएगा, देन पावर विल बी इक्वल v0 i0 डिवाइड बाय t इंटू t/2 मल्टीप्लाई cos phi, t से t मर गया हमारा, आंसर कितना बनता है एवरेज पावर विल बी इक्वल v0 i0 by 2 into cos phi, और इसे हम लिख सकते हैं एवरेज पावर विल बी इक्वल Vrms into Irms cos phi, ठीक है। ये आती है टोटल पावर जब सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर हम कैलकुलेट करने जाते हैं, और cos phi जो होता है बेसिकली पावर फैक्टर होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं, जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर न्यूमेरिकल वगैरह बनाने हैं इसके। नोट डाउन हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट हो गया, रफ कर दें इसे। चलिए अब न्यूमेरिकल बनाते हैं इसके, एलसीआर सर्किट के अंदर न्यूमेरिकल हम लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहले थोड़े हलवा न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल सिंपल वाले न्यूमेरिकल पहले तो, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोई एलसीआर सर्किट है, उसके अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, एक R है, एक हमने कंसीडर किया L और एक कंसीडर किया C, और ये तीनों किसी AC सोर्स के साथ कनेक्शन में है, और AC सोर्स की जो सप्लाई है दैट इज 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है। अगर R की वैल्यू हमारे पास 100 ओम है और L हमारे पास 200 कह रहा हूं 2 बाय पाई, L की वैल्यू हमारे पास है 2 बाय पाई हेनरी, और हमारे पास जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू है 100 बाय पाई माइक्रोफैरड, ठीक है। ये सर्किट हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द इंपीडेंस, पहले इंपीडेंस बताना है, दूसरा पॉइंट कहता है पावर फैक्टर बताओ, पावर फैक्टर, और जो तीसरा पार्ट है इसमें वो कहता है भी पावर बता दो, पावर एसोसिएटेड, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, चलो करें शुरू। देखो सबसे पहले क्या करना है, इंपीडेंस निकालना है। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या था, Z इज इक्वल R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर ओवर रूट, ठीक है। देखो Z हमारे पास अवेलेबल है, सॉरी Z कह रहा हूं, R हमारे पास अवेलेबल है, XL और XC हमें अरेंज करना है। अब XL कहां से निकाल के लाए हम, देखो XL हमारे पास किसके बराबर होगा, अगर मैं डाटा के पास चलता हूं तो डाटा में R की वैल्यू गिवन है 100 ओम है, L हमारे पास अवेलेबल है 2 बाय पाई हेनरी है, ठीक है।
आफ्टर दैट अगर मैं सी के बारे में बात करता हूं, ये 100/पाई माइक्रोफैरेड है, तो इसे मैं लिखता हूं तो ये बना 100/पाई 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, आफ्टर दैट क्या बनेगा हमारा, z हमें चाहिए, तो z के लिए हमें xl और xc की जरूरत है। तो xl कितना होता है ओमेगा इंटू एल, प्लेस करो, ओमेगा कितना होता है 2πf इंटू एल। ठीक है, 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, फ्रीक्वेंसी कितनी है अप्लाई, फ्रीक्वेंसी है 50 हमने प्लेस किया। आफ्टर दैट देखो वैल्यू है एल की, एल हमारा डाटा में गिवन है 2/पाई, पाई से पाई मर गया तो 50 ये बना मेरा 200 ओम। ठीक है, आफ्टर दैट अरेंज करना है एक्ससी, एक्ससी क्या होता है 1/ओमेगा सी, प्लेस करो जरा वैल्यू 1/ओमेगा, ओमेगा की जगह आता है 2 फ्रीक्वेंसी इंटू सी। ठीक है, प्लेस करते हैं रिजल्ट को 1/2 एज इट इज, पाई एज इट इज, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 50 अवेलेबल है। और अगर हम बात करते हैं सी कैपेसिटेंस हमारे पास है 100/पाई इंटू 10⁻⁻6। देखो पाई से पाई मर गया, आंसर में कितना बना 50 और 2 मल्टीप्लाई किया 100 तो यहां से अरेंज करने के बाद आंसर मिलता है हमें 100 ओम। ठीक है, एक्सएल आ चुका है, एक्ससी आ चुका है, अब क्या करना है सीधा प्लेस करो। तो हमारे पास z किसके बराबर आता है, z इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर ओवर रूट। ठीक है, प्लेस करते हैं जरा वैल्यू कितनी बनती है, देखो r कितना है हमारे पास, r की वैल्यू 100 है, देन 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, ये बना हमारा 200 माइनस 100 का स्क्वायर। फाइनली हम देखते हैं रिजल्ट हमें कितना मिलता है 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर सॉल्व करोगे कितना मिला भाई, z इज इक्वल कितना हो गया √2 टाइम ऑफ 100। ठीक है, अब √2 कितना होता है हमारा 1.414 मल्टीप्लाई 100 सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 141.4 ओम। ये वैल्यू आती है हमारे पास z की। ठीक है, क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में हमसे मांगा गया है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पावर फैक्टर को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग cos फाई से। ठीक है, और cos फाई होता है या तो हम लिखते हैं किसके बराबर था r/z या फिर vr/v, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो चलो हम सीधा r/z लगाते हैं भाई, cos फाई इज इक्वल r कितना है, r देखो r हमारे पास 100 गिवन था, 100 प्लेस किया, और z हमारे पास कितना है, z की वैल्यू थी √2 टाइम्स ऑफ 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, देन ये बना 1/√2। ठीक है, और अगर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ ले भाई फेज डिफरेंस कितना है, वैसे मांगा नहीं है क्वेश्चन ने, ठीक है, फिर भी हम प्लेस कर देते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हमें कितना मिलता है, देखो फाई इक्वल cos इनवर्स ऑफ 1/√2। अब cos के अंदर 1/√2 कब आता है, जब एंगल 45 डिग्री होता है। फेज डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस के बाद उसने कहा है पावर। तो नंबर 3 के पास जब हम चलते हैं भाई, उसने हमसे पूछा है बच्चों पावर क्या होगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर देखो हमने बात की थी, पावर जो थी उसका फॉर्मूला था Vrms Irms इनटू cos फाई। अभी हमारे पास ना तो Vrms है, Vrms तो है देखो 220 वोल्ट है। सर्किट में अगर हमें मेंशन नहीं है क्या है क्या नहीं, तो ये जो वैल्यू गिवन होती है ना, दैट इज आपकी Vrms, यानी वो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, Irms हमें अरेंज करना है। अब Irms कहां से अरेंज करोगे आप, Irms हो गया आपका Vrms डिवाइड बाय Z। Vrms कितना है 220 और Z कितना है √2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, Irms हो गया। अभी क्या करना है, आपने वैल्यू प्लेस करो, देखो कितना बनता है, सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं। cos फाई यानी ऑलरेडी पावर फैक्टर हमारे पास अवेलेबल है, प्लेस करो फॉर्मूला, देन p इज इक्वल Vrms होगा 220 वोल्ट इनटू Irms निकाला 220 डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई 100 इनटू 1/√2। ठीक है, पावर फैक्टर देखो √2 इनटू √2 कितना बना 2 हो गया, देन पावर फैक्टर विल बी इक्वल 110 इनटू 220 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 मर गई, देन पावर इक्वल 11 2 22 11 2 22 और 2 हो गया 242 वॉट। ठीक है, तो ये पावर बनती है हमारे पास जो हमें कैलकुलेट करनी थी यहां से। ठीक है जी, चलिए कंप्लीट फटाफट नोट डाउन कीजिए। देखो सीधा सीधा फंडा है, बस फॉर्मूला प्लेस करना है अगर हमें कहानी के बारे में आइडिया है तो, है ना।
जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल बनाते हैं इसका। हो गया, चलिए रफ कर दें, आगे बढ़े। चलिए अगला न्यूमेरिकल बनाते हैं अब। अगेन हमारे पास कोई सीरीज एलसीआर सर्किट है और अब की बारी हमारे पास जो आर की वैल्यू है दैट इज, इमेजिन कर लेते हैं 3 ओम और एल हमारे पास 25.48 मिली हेनरी, 25.48 मिली हेनरी, और ये हमारे पास 796 माइक्रोफैरेड और रेजिस्टेंस जो है दैट इज 3 ओम। ठीक है, और एक और चीज हमारे पास अवेलेबल है, अब की बारी जो सोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो पीक वोल्टेज है ना हमारे पास, पीक वोल्टेज अब की बारी हमारे पास अवेलेबल है, पीक वोल्टेज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही 50 हर्ट्ज, लेकिन पीक वोल्टेज जो है ये हमारे पास अब की बारी 283 वोल्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन ने हमसे पूछा इसमें सबसे पहले इंपीडेंस बताना है, फिर बताना है इसका फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, और फिर बतानी है हमें पावर। ठीक है, पावर डिसिपेटेड बतानी है, और आफ्टर दैट हमारे पास होगा पावर फैक्टर। पहला क्वेश्चन हमारा इंपीडेंस फाइंड आउट, फर्स्ट पॉइंट हमारा है इंपीडेंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है इसमें फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है इसमें वो हमसे कहता है फेज डिफरेंस हो गया VI का, फिर हमें बताना है यहां से पावर फैक्टर, और जो फोर्थ पार्ट हमारे पास अवेलेबल है पावर डिसिपेटेड। ठीक है, पावर डिसिपेटेड। चलो पॉज करके ट्राई करो, बनाओ जल्दी से, पॉज करके ट्राई करो इसे, चलो देखते हैं, जल्दी करो। ट्राई कर लिया? ट्राई कर लिया सबने? चलो करें, हम शुरू करो। चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी को। बेटा सबसे पहले देखो उसने कहा है भाई इंपीडेंस बताओ, तो आंसर बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है इंपीडेंस। ठीक है, इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा? इंपीडेंस के लिए हमने प्लेस करना है भाई z इज इक्वल क्या होता है हमारा, √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चलो R हमारे पास अवेलेबल है, अभी XL और XC अरेंज करने। ठीक है, अगर हम XL के बारे में बात करते हैं, देखो XL कितना बनता है हमारा, XL होता है ओमेगा L, और इसकी वैल्यू हमें कितने मिलती है, ये मिलती है ओमेगा हो गया हमारा 2 पाई फ्रीक्वेंसी इनटू L। प्लेस करते हैं तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू होगी 3.14। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50, L हमारे पास कितना है 25.48 10 टू पावर -3 मिली हेनरी है, तो सिंपल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल में ट्रांसफर करोगे तो आंसर आपके पास यहां से कैलकुलेशन में जो फाइनल आंसर आपको मिलता है मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल 100 फाइनल हो गया। देन ये बनता है हमारा अप्रोक्सीमेट 8 ओम। ठीक है, और अभी हमें कैलकुलेट करना है क्या, XC हमारे पास क्या होगा 1/ωc। जरा बनाओ इसे, 1/ωc कितना बनेगा, 1/ω। ओमेगा कितना हो गया 2 पाई फ्रीक्वेंसी इनटू c, देन 1/2 एज इट इज, पाई की जगह वही 3.14 इनटू में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वही 50 है। आफ्टर दैट क्या है c, कैपेसिटेंस कितना है हमारा 796 10 टू पावर -6। रीअरेंज करना है, कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास बनता है अप्रोक्सीमेट इक्वल 4। ठीक है,
आफ्टर दैट क्या करना है, वैल्यू प्लेस करो। क्वेश्चन में आर हमारे पास अवेलेबल है, देखो आर हमें गिवन है 3 ओम। आफ्टर दैट क्या करना है, ये वैल्यू प्लेस करनी है आपने। वैल्यू प्लेस करोगे तो देखो कितना मिलता है, यहां से z इज इक्वल आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 3 का स्क्वायर, प्लस एक्सएल हमारे पास हो गया 8 माइनस एक्ससी की वैल्यू 4 इस कंप्लीट का स्क्वायर और आफ्टर दैट रूट। ठीक है, देन z कितना आता है, 3 का स्क्वायर हमारा हो गया 9 प्लस 4 16 हो गया। देन आंसर हमें मिलता है √25 और यहां से हमें मिलता है फाइनल रिजल्ट इंपीडेंस जो आता है दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, हो गया कंप्लीट, इंपीडेंस 5 आ चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में हमें बताना है भाई यहां से फेज डिफरेंस कितना होगा, और फेज डिफरेंस निकालने का रास्ता क्या था हमारे पास, चेक करो जरा। देखो अगर फेज डिफरेंस निकालते हैं, फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास दो रास्ते अवेलेबल हैं। या तो हम कर सकते हैं इसमें cos फाई जो होता है r बाय z के बराबर होता है, या फिर tan फाई जो होता है दैट इज इक्वल टू xl माइनस xc डिवाइड बाय r। ठीक है, दोनों में से कहीं से भी हम अरेंज कर सकते हैं। देखो एस फेज डिफरेंस क्या होगा हमारा, फेज डिफरेंस होता है tan फाई, सेकंड क्वेश्चन है अभी हमारे। ठीक है, तो tan फाई जो होता है दैट इज इक्वल xl माइनस xc डिवाइड बाय r। ठीक है, तो अभी एक्सेल कितना है हमारे पास, एक्सेल है हमारा 8, एक्ससी हो गया 4 और ये है 3। आंसर मिलता है हमें 4/3। अब देखो याद करो 4/3, 10 जो बन रहा है बेसिकली 4/3 के बराबर आता है। ठीक है, याद करो हमारे पास एक ट्रायंगल होता है जिसमें ये साइड 5, ये साइड 4, ये साइड 3 और यहां जो एंगल होता है, ये एंगल होता है हमारा 53 डिग्री और ये जो एंगल होता है ये होता है 37 डिग्री। अभी क्वेश्चन में हमसे कहा है भी 4/3 है, 10 जो है 4/3 है, मतलब 4 बना परपेंडिकुलर, 3 बना बेस। तो ये हो गया, इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो हमारा एंगल जो मिलता है यहां से हम कहते हैं फाई इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 4/3, इट मींस दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, फेज डिफरेंस आ गया, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा है, देखो थर्ड पार्ट में उसका कहना है भी पावर फैक्टर चाहिए। तो पावर फैक्टर हमारा किसके बराबर होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला बेसिकली हमारा था cos फाई एंड cos फाई इज इक्वल r बाय z। ठीक है, या तो यहां से बना लो या फिर सीधा ट्रायंगल के अंदर से cos 53 बना लो। अब cos फाई कितना है, अगर मैं देखूं r हमारे पास कितना है भाई, r की वैल्यू हमारे पास 3 की, मैंने 3 रख दिया। z हमने कैलकुलेट किया, z हमारे पास 5 आया था, हमने 5 रखना है, तो cos फाई हमारे पास कितना आता है 3/5, पावर फैक्टर हो गया। पावर फैक्टर के बाद उसने हमसे कहा भी हमें बताना है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। पावर डिसिपेटेड के लिए कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, पावर क्या होगी, बेसिकली पावर डिसिपेटेड मतलब पावर कंज्यूम्ड, ध्यान रखना पावर डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है हमारा, पावर कंज्यूम्ड, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर हमने पावर निकालनी है तो चलिए फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या बनता है, पावर जो है एलसीआर सर्किट के अंदर वो होती है VRMS IRMS इनटू में cos फाई। अभी हमें या तो IRMS ढूंढना है या फिर इसे हम प्लेस कर सकते हैं दूसरा, पावर इज इक्वल VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाय Z इनटू cos फाई, क्योंकि IRMS जो होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय Z। ठीक है, ये होती बेसिकली वैल्यू हमारे पास किसकी, IRMS के लिए। ठीक है, प्लेस करोगे आंसर कितना मिलेगा आपको, P इज इक्वल, देखो VRMS बाय Z और VRMS हमारा कितना है, VRMS हमें गिवन नहीं है लेकिन V नॉट अवेलेबल है, तो VRMS से V नॉट बनाना है। VRMS किसके बराबर होता है हमारा, याद है नहीं है, देखो VRMS अगर हम लोग बनाने जाते हैं तो VRMS क्या होता है हमारा, VRMS इज इक्वल होता है V नॉट बाय √2। अभी देखो V नॉट कितना है 283 है। ठीक है, तो यहां से हम प्लेस करते हैं, ये हमारा बना 283, प्लेस कर देते हैं चलो V नॉट बाय √2 का स्क्वायर इनटू में cos फाई डिवाइड बाय Z। फाइनली वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये बना 283 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर ठीक है इनटू cos फाई। cos फाई कितना है हमारे पास, cos फाई हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, अभी पावर फैक्टर आया था हमारा 3/5, तो 3/5 रख दिया इनटू में देखो हमारे पास अभी z भी अवेलेबल है, z कितना है
Z आया था हमारा, Z की वैल्यू भी 5 थी, तो यहां से हमने एक और 5 आया। और फाइनली जो आंसर मिलेगा सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद, ये आंसर अप्रोक्सीमेट हमारे पास आता है यहां से 480, आंसर बनता है 4805 वॉट। ठीक है, ये बनेगी यहां से जो पावर कंज्यूम या फिर पावर डिसिपेटेड होगी सर्किट के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अगली बारी क्वेश्चन का। हो गया? चलिए रफ कर दें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसे रफ करके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस है। ठीक है, आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि कोई डिवाइस X है कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स जिसकी वोल्टेज है V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है उसके लिए हमसे बोल रहा है कि I इज इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और कह रहा है द वेरिएशन ऑफ V I एंड P, V का मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, P मतलब पावर इन वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल के लिए हमारे पास ये रिजल्ट अवेलेबल है। और क्वेश्चन का हमसे कहना है कि आइडेंटिफाई द डिवाइस X। पहले तो X डिवाइस बताओ क्या है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट V I और P। हमें बताना है इनमें से कौन सी कर्व जो है V को रिप्रेजेंट करने वाली है, कौन सी I को रिप्रेजेंट करने वाली है, और फिर हमें बताना है कि हमारे पास पावर के लिए कौन सी कर्व फॉलो होगी यहां पे। ठीक है, करें शुरू। चल सबसे पहले देखो हमारा जो करंट है वो कह रहा है भाई I इज इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहां पर जो करंट है वो पीछे है, यहां पर जो करंट है वो पीछे है। अब देखो याद करने का एक तरीका आपको बताया था मैंने, IPL मतलब I का मतलब इंडक्टर, P का मतलब पोटेंशियल, L का मतलब लीड। तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, ठीक है, और जो हमारा करंट है वो क्या कर रहा है, लैग्स बिहाइंड जा रहा है, मतलब करंट लीड कर रहा है ऑलरेडी। तो हम यहां पर लिखते हैं पहला आंसर हमारा बनता है एज V लीड्स विद क्या कर रहा है I बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। जो V है वो क्या कर रहा है, बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 लीड कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो कंपोनेंट्स बने, कंपोनेंट में अगर हम बात करते हैं रिजल्ट हमें क्या मिलता है भाई, तो हमारा जो कंपोनेंट यानी X जो डिवाइस होगा, ये डिवाइस हमारे पास क्या होगा, डिवाइस हमारे पास होगा बेसिकली एक कौन सा, इंडक्टर। तो हम लिखते हैं X क्या है हमारे पास, इंडक्टर। ठीक है, हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन हमारा बाकी है। इसमें दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कौन सा कंपोनेंट हमारा यहाँ पे पावर को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी कर्व हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज रिप्रेजेंट करने वाली है, और कौन सी कर्व यहाँ पर हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो करें शुरू। देखो करंट, वोल्टेज और पावर, इन तीनों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं करंट के लिए, देखो करंट हमारा क्या कर रहा है भाई, करंट लैग बिहाइंड चल रहा है, मतलब करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है। तो यहां अगर मैं इमेजिन करूं मेरा ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, मान लो करंट मेरा जीरो है। जब करंट मेरा जीरो है तो उस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम है। इसका मतलब जो कर्व C है, कर्व C हमें क्या बताएगा यहां पर, वोल्टेज। ठीक है, कर्व C हमें क्या बताएगा, C जो कर्व होगी वो किसकी होगी, हमारी वोल्टेज की होगी। वोल्टेज की क्यों है भाई, अभी अभी हमने बात की कि अगर हमारा करंट जीरो है तो उस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा। करंट जीरो कहां है, यहां पर जीरो होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम यहां है। तो ये डॉट वाली जो लाइन है हमारे पास, इट मींस जो C हमारा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, चलो इसे डॉट हटा के हम कंप्लीट डार्क में प्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन डिफरेंट कलर्स हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होगा यहां से। तो जो C वाली कर्व है यानी व्हाइट वाला जो कर्व है हमारा, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताने वाला है वोल्टेज को। ठीक है, अभी जो जंग छिड़ने वाली है वो जंग छिड़ने वाली है किस किस के बीच में, A और B के लिए। अब A क्या है और B क्या है हमारे लिए, ये प्रॉब्लम है। देखो अगर मैं पॉइंट B के बारे में बात करूं तो जो कर्व B है हमारी, वो कर्व रिप्रेजेंट करने वाली है करंट को। B हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, रिप्रेजेंट करेगा भाई करंट को। क्यों, देखो
अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां वोल्टेज मेरा मैक्सिमम, सॉरी यहां करंट मेरा मैक्सिमम, लेकिन वोल्टेज मेरा क्या है, मिनिमम है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाए जिससे रीजन इसका। अब ठीक है थोड़ा। करें शुरू। चलिए देखो, जो पॉइंट बी है यानी जो कर्व बी है वो हमारा करंट रिप्रेजेंट करेगा। क्यों रिप्रेजेंट करेगा भाई? जहां वोल्टेज मैक्सिमम है वहां पे करंट मिनिमम है, और जहां वोल्टेज मिनिमम है वहां पे करंट मैक्सिमम। देखो यहां पर वोल्टेज मिनिमम था, करंट मैक्सिमम था। यहां हमारा करंट मिनिमम है, यहां वोल्टेज मैक्सिमम है। तो हमारा जो कर्व बी है इट विल रिप्रेजेंट द कौन सा, ये रिप्रेजेंट करेगा करंट को। अब बनता है पॉइंट ए। पॉइंट ए के बारे में अगर बात करें हम, देखो पॉइंट ए को अगर देखते हैं तो जो कर्व ए है वो रिप्रेजेंट करने वाला है पावर को। क्यों? क्योंकि जिस फेज में जब हमारा वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव रहेगा, वोल्टेज और करंट नेगेटिव रहेंगे तो पावर नेगेटिव। वोल्टेज करंट पॉजिटिव यहां है, वोल्टेज करंट नेगेटिव यहां है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट अगर मैं बात करने वाला हूं ए के बारे में, तो कर्व ए हमारा रिप्रेजेंट करने वाला है किसको? पावर को। ठीक है, यहां पर क्या होगा, बोथ V and I are positive और both are negative। ठीक है, जब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तब हमारे पास पावर जो है वो क्या है, उस टाइम पर पावर हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन। क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी का? चलिए कंप्लीट करते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेंस का है। ठीक है, बनाते हैं क्वेश्चन की कहानी को। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कोई LR सर्किट है। ठीक है, इन ए LR circuit where XL is equal R। ठीक है, पावर फैक्टर इज P1। ठीक है, LR सर्किट है, पावर फैक्टर P1 है। कहता है when a capacitor having reactance XL equal XR, sorry XL equal, चलो XC equal XL is connected in series with the circuit। The power factor is P2। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ
P1 बाय P2। ठीक है, करें शुरुआत। चलिए ट्राई करोगे, चलो ट्राई करके देखो, एक बारी पॉज करके ट्राई करो, जल्दी जल्दी से ट्राई करो, एक बारी पॉज करके जल्दी करो। करके देखा, चलो बनाए फिर। चलिए देखो भाई, कह रहा है सर्किट के अंदर कोई LR सर्किट है और उसमें एक्सएल जो है वो R के बराबर है और पावर फैक्टर उस टाइम पे P है। चलो बनाते हैं कहानी को। हमारे पास बेसिकली पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पावर फैक्टर को हम बात करें cos फाई होता है, दैट इज इक्वल R बाय Z, और ये हमारा हो गया P। ठीक है, तो पहले Z निकालते हैं फर्स्ट केस के लिए, 4LR सर्किट, 4LR सर्किट। ठीक है, LR सर्किट के लिए अगर हम Z कैलकुलेट करने जाते हैं तो Z क्या होता है हमारा, Z हमारा बनेगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अभी क्वेश्चन में बोला है भाई XL जो है वो R के बराबर है, XL इज इक्वल है हमारा R, तो Z किसके बराबर हो गया, ये बना R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ओवर रूट अगेन, देन मैं लिखता हूं उसे रूट 2R। इतना करने के बाद आपकी कहानी क्या बनती है भाई, पावर फैक्टर निकालना है। देन P1 हमें मिलता है यहां से R बाय Z, इट मींस R डिवाइड बाय रूट 2R, और फाइनली हम इसे लिखते हैं 1 बाय रूट 2। हो गया। चलिए अब बात करते हैं P2 के बारे में। देखो P2 हमारे पास क्या बनेगा, 4 LCR सर्किट। अब LCR बन चुका है LR की जगह, LCR सर्किट। अगर LCR सर्किट में बात करते हैं तो Z बराबर हमें क्या मिलता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर ओवर रूट। ठीक है, ओवर रूट हो गया। और क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है हमें कि XL जो है वो XC के बराबर है, इट मींस ये बना ओनली R, तो भी हमारे पास पावर फैक्टर यानी P2 आता है R बाय Z, और फाइनली हम इसे लिख देते हैं 1। क्वेश्चन में पूछा है रेशो, तो P1 बाय P2 हमारा कितना बन गया, P1 कितना आ रहा है 1 बाय रूट 2 और P2 कितना आ रहा है 1, देन हमारा फाइनली आंसर मिलता है हमें 1 बाय रूट 2। P1 और P2 दोनों का जो रेशो है वो हमें मिलता है यहां पर 1 बाय रूट 2। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसका, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। हो गया, चलिए रफ करते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसका। अब की बारी क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमारे पास कोई LCR कह रहा हूं LR सर्किट है। ठीक है, और उसके अंदर वोल्टेज जो है वो E इज इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई होती है, और करंट जो है वो हम जानते हैं क्या बनेगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, कोई फेज डिफरेंस होगा 5। ठीक है, और क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि हमें बताना है यहां पर पावर कितनी होगी, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है इन ए सीरीज LR सर्किट। ठीक है, कोई सीरीज LR सर्किट हमारे पास अवेलेबल है ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R। ठीक है, an AC source of E equal E naught sin omega t is applied। ठीक है, E naught sin omega t जो है हमारा वो अप्लाई होता है यहां पे। क्वेश्चन कहता है शो दैट हमारे पास आता है द पावर कंज्यूम्ड विल बी, शो दैट द पावर कंज्यूम्ड विल बी 1 by 2 E नॉट स्क्वायर R, तो हम लिखते हैं यहां पर E नॉट स्क्वायर R डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो ट्राई करके देखोगे एक बार? ट्राई करोगे? चलो ट्राई करके देखो एक बार, पॉज करके जल्दी से, फटाफट देखो, पॉज करो, ट्राई करो जल्दी, बढ़े आगे। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखते हैं क्या बनेगा। भाई हमारे पास क्या है, देखो सर्किट कौन सा है, एल और आर सर्किट है। एल आर सर्किट के अंदर हमारे पास जो पावर है, पावर ओनली हमें मिलने वाली किसके अक्रॉस, ओनली रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस कोई पावर कंजप्शन नहीं होगा। जब इंडक्टर के अक्रॉस कोई पावर कंजप्शन नहीं होगा, इट मींस पावर अगर हम कैलकुलेट करने जाते हैं, देन हमारे पास पावर का फार्मूला क्या बनता है भाई, ओवर कंप्लीट साइकिल, शो दैट पावर कंज्यूम्ड ओवर, एक चीज और है इसमें, ओवर कंप्लीट करते हैं इसे, पावर कंज्यूम्ड ओवर कंप्लीट साइकिल विल बी, ठीक है, कितनी होगी हमारे पास, ये कह रहा है पावर विल बी इक्वल 1/2 ई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बनाते हैं कहानी को, आंसर शुरुआत करते हैं कहानी की। क्या बनेगा देखो जरा भाई, हमें बतानी है पावर, तो पावर का फार्मूला क्या होता है हमारा, पावर के लिए मैं लिख सकता हूं यहां पर ओनली, याद रखना ओनली रेजिस्टेंस है, इंडक्टर के अक्रॉस कोई पावर लॉस या फिर कोई पावर कंजप्शन नहीं होगी, देन आई स्क्वायर आर dt 0 से t, और हमारे पास जो कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है तो हमें बात करनी है 0 से t, और यहां भी आता है dt, ठीक है। अभी देखो अगर मैं I के बारे में बात करूं तो I क्या होगा हमारा, I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइव, क्योंकि सर्किट में इंडक्टर कनेक्ट है, और जब इंडक्टर है तो सर्किट में क्या होने वाला है, करंट जो है वो लैग बिहाइंड जाने वाला है, वोल्टेज लीड करने वाला है, तो करंट जितने फेज डिफरेंस से पीछे रह रहा है उसको हमने नाम दे दिया यहां पर I नॉट सॉरी फाइव, ठीक है। चलिए सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, प्लेस करो वैल्यू, कितना बनेगा भाई, पावर p इज इक्वल, कितना मिलता है हमें, देखो इसको इंटीग्रेट अगर हम करने जाते हैं, ये बना हमारा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाइव, ठीक है, और साथ में क्या आता है, इनटू में dt है, सॉरी r भी है, r लिखना है, dt है, dt प्लेस कर दिया, उसके बाद 0 से t ये है, इसे इंटीग्रेट किया तो ये इंटीग्रेशन में t मिलता है, लिमिट वही हमारे पास 0 से लेकर t तक होगी, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं आगे क्या बनेगा। देखो हमारे पास अभी अगर मैं पावर के बारे में बात करता हूं, देखो पावर इज इक्वल, यहां से I नॉट स्क्वायर हमारा बाहर हो गया, I नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय t, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या मिलता है, यहां से 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाइव और इंटू dt, इसका कोई सीधा इंटीग्रेशन नहीं है तो इसे तोड़ना पड़ेगा, p इज इक्वल I नॉट स्क्वायर बाय t इंटू, ये याद करो बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन अगर हम 0 से t कंप्लीट साइकिल के लिए करने जाते हैं, देन ये रिजल्ट हमारा आया था t/2, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं t/2 से, ठीक है। हमारे पास जो साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाइव का जो इंटीग्रेशन बनेगा उसे हम डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं किससे, t/2 से, क्योंकि कंप्लीट साइकिल पर यही रिजल्ट होता है। देन हम लिखते हैं I नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय r, सॉरी डिवाइड बाय 2 इंटू r। अभी हमें बात करनी है I नॉट, I नॉट हमारे पास क्या होगा भाई, I नॉट होगा हमारा, I नॉट विल बी इक्वल पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय z। अब देखो अगर मैं z के बारे में बात करता हूं तो z क्या बनेगा हमारा, z हमारे पास था r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू l स्क्वायर, z की वैल्यू तो यही होगी, ठीक है, सर्किट के अंदर। देन फाइनली हम क्या प्लेस करते हैं यहां पर, देखो पावर इज इक्वल I नॉट का स्क्वायर है तो ये हमारा कितना बनता है, E नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू l स्क्वायर, कंप्लीट आया, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, इनटू में आगे क्या बच रहा है अभी, r/2, देन r/2 प्लेस कर दिया, फाइनली हम इसे लिख सकते हैं p इज इक्वल 1/2 E नॉट स्क्वायर r डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू l स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए कंप्लीट नोट डाउन कीजिए जल्दी से।
हो गया कंप्लीट। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से।